और बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां पीपल कोटी इलाके में एचसीसी की साइट पर निर्माणाधीन टनल धंसने से 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि 18 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। दरअसल गुरुवार शाम करीब 7 बजे हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल के अंदर एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया और अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक टनल के अंदर 22 लोग फंसे थे, जिनमें से 18 को अभी निकाल लिया गया है और बाकी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पता लगा तो हम लगभग 15-20 मिनट में जो है अपने लोकेशन से चल दिए थे और यहाँ पर हम जो है इंसिडेंट साइट पे लगभग 40-45 मिनट में पहुंच गए थे। और जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं। तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी और इसके अलावा हमारी जो है अभी 3-4 टीमें और मार्च कर चुकी हैं यहाँ पर। एक देहरादून से और एक जो है हमारे बटालियन हेडक्वार्टर रुद्रपुर से भी 2-3 टीमें मार्च कर चुकी हैं। तो अभी जो अंदर सिचुएशन है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है। तो एनडीआरएफ प्लस एसडीआरएफ भी उसमें लगी हुई है। तो एनडीआरएफ के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अनुसार अभी तक जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है तो 28 में से जो 6 रेस्क्यूअर तो बचे 22 में से 18 लोग हम बाहर निकाल चुके हैं अभी। और आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। दरअसल हादसा गुरुवार शाम को करीब 6:30 से लेकर 6:45 के बीच हुआ है, जहां पर टनल के लगभग 1.8 किलोमीटर अंदर, लगभग 2 किलोमीटर, एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया। और कैविटी का मतलब होता है कि वहां पर एक होल बना हुआ था, छेद बना हुआ था। टनल के गेट से करीब 1.5 किलोमीटर के अंदर ये मलबा और पानी आने से काम कर रहे मजदूर इसमें फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू में टीमें गईं और इनको बचाने की कोशिश करने लगी। तो ये मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं हुआ क्या था। लगभग देखिए कि 2 किलोमीटर अंदर टनल के एंट्री से अंदर मजदूर काम कर रहे थे, तभी वहां पर मौजूद एक होल से छेद से मलबा और पानी आने लगा। अंदर जो मौजूद थे यहाँ पर कर्मचारी और साथ ही साथ जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, वो उनके बीच में और एंट्री के बीच में ये पूरा मलबा और पानी आ गया, जिससे वो फंस गए और बाहर निकल नहीं पाए। वही घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए भी कहा है। सीएम धामी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीएम से भी बात की, क्योंकि टनल के निर्माण में छत्तीसगढ़ और झारखंड के मजदूर भी लगे हुए थे। चमोली जिले के पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी, उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं और जहाँ सभी अधिकारी, सभी एजेंसियाँ वहाँ पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो मौके पर उत्तराखंड सरकार में मंत्री भरत सिंह चौधरी पहुंचे। रेस्क्यू में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद किया और जल्द रेस्क्यू खत्म करने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार घटनास्थल तक पहुंचे और जो राहत और बचाव कार्य वहाँ पर हो रहा है उसका जायजा लिया और ये देखा गया है कि सभी बचाव कर्मी जो हैं बहुत बहादुरी के साथ अपने काम में लगे हुए हैं और पल पल की खबर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई जा रही है। लगातार उनके निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। उनकी दिक्कत है, लेकिन इस तरह से
बचाव और राहत कार्य यहाँ पर हुआ है, उसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह से NDRF, SDRF, EDRF, CISF, CRPF, स्थानीय पुलिस और नागरिक प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। यही वजह है कि अधिकतर लोगों को अभी तक निकाला जा चुका है। अंदर स्थितियाँ बहुत विकट हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बहादुरी से लोग काम कर रहे हैं और स्थायी राफ्ट बनाई गई हैं। उनके माध्यम से आगे जो लोग अंदर हैं उनकी खोजबीन की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाए। और अम्बाला के पंचखोरा साहिब गुरुद्वारा मामले में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन द्वारा मांगे माने जाने के बावजूद गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय कुछ लोगों ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 को जाम करने का फैसला लिया। जब ये लोग हाईवे की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने NH 44 को दोनों तरफ से जाम कर दिया। दरअसल प्रदर्शनकारी गुरसिमरन सिंह मंड पर FIR दर्ज करने और हमला करने वाले युवाओं की रिहाई की मांग करने पर अड़े हुए थे। पुलिस ने गुरसिमरन पर FIR दर्ज कर ली है। साथ ही प्रदर्शनकारियों के भरोसा भी दे दिया है कि गिरफ्तार युवक को कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी उनके खिलाफ जिन्होंने हमला किया था गुरसिमरन पर। प्रदर्शनकारी युवकों की तुरंत रिहाई और फौरन केस वापस लेने की मांग पर ये लोग अड़ गए और इस पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। एक DCP का अंगूठा काट दिया गया। फिलहाल मौके पर हालात को नियंत्रित करने के लिए और चेतावनी दी गई है कि प्रदर्शनकारी के आड़ में उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अंबाला की यह खबर है। कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया। DSP के ऊपर फरसे से अटैक हुआ जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है। तो कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे। दिल्ली अंबाला हाईवे पर कई घंटे से जाम लगा था। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कई राउंड की बातचीत के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को हाईवे खुलवाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इससे पहले आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फिर जब पुलिस हाईवे खुलवाने लगी तो ये हालात बन गए। पुलिस के मुताबिक भीड़ में कुछ उपद्रवी भाले, फरसे, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अंधेरा होते ही उन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला शुरू कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक DSP का अंगूठा काट दिया। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही भीड़ की आड़ में छिपे उपद्रवियों ने जाम को हटने से रोकने के लिए कुछ ट्रकों की चाबियां छीन ली। इनमें से एक गैस टैंकर भी था। अभी कुछ फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराने की कोशिश की गई है। हमारे एक DSP के ऊपर फरसे से अटैक हुआ जिससे उसका हाथ कट गया और अंगूठा कटने के कगार पे है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराना की कोशिश की गई है। साथ में इन्होंने बहुत बार इनसे मल्टीपल राउंड्स बातें हुई, परंतु किसी भी बात में उन्होंने ये समाधान नहीं दिया और जानबूझ के ये मोर्चा यहाँ पे लंबा लगाने की बातें की और हमने मल्टीपल राउंड से इनसे बातचीत करने की कोशिश की और जाम को खुलवाने के लिए हमने इनसे बार बार आग्रह किया, परंतु कुछ शरारती तत्व है जो कि भाले, फरसे और तलवारें, कुल्हाड़ियां के साथ में भी यहाँ पे क्राउड में थे और जैसे ही अंधेरा होने लगा उन्होंने पुलिस कर्मियों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया
और कुछ जो ट्रक है उनकी चाबियां उन्होंने छीन ली ताकि ये जाम क्लियर ना हो। तो उन्होंने रात भर उत्पात मचाने का कुछ लोगों का यहाँ पे इरादा था। ऑल्दो हमने शांतिपूर्वक इनसे बहुत बार बातें की, परंतु बातें सक्सेसफुल ना हुई और जब पुलिस पे अटैक होना स्टार्ट हुआ तो फिर हमें इसको क्लियर कराना पड़ा। अभी तक की जानकारी से हमारे 5-6 मुलाजमों को चोट लगी है, जिनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और जिनका उपचार कराया जा रहा है और आगे की सिचुएशन है उस पर नजर रखी जा रही है। हाँ, इन्होंने सबसे बड़ी शरारत ये करना स्टार्ट की थी, गैस टैंकर जो जाम में फंस गया था तो उसके ड्राइवर से चाबी छीन के और इसके साथ इनका शरारत करने का इरादा बार बार दिख रहा था। हमने इनको बहुत बार आग्रह किया कि इस गैस टैंकर को यहाँ से निकालने दिया जाए ताकि कोई हादसा ना हो जाए, परंतु कुछ शरारती तत्वों ने जानबूझ के उस ड्राइवर की चाबी छीन के वहां से लेके भाग गए और ड्राइवर को भी डरा धमका के यहाँ से दूर कर दिया। इनको बार बार आग्रह किया, फिर भी यदि नहीं माने तो इसलिए हमें थोड़ा सा फोर्स यूज करके इसको क्लियर करना पड़ा। प्रदर्शनकारी सिख संगत की मांग थी कि पंचखोरा साहिब विवाद मामले में गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। ये 8 अगस्त की तस्वीरें हैं जब सिख नेता गुरसिमरन सिंह मंड की गाड़ी पर हमला हुआ। हमले के दौरान जब उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। इसके बाद पुलिस ने हमला करने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की। इसके बाद गिरफ्तार लोगों के समर्थन में पहले गुरुद्वारे में मीटिंग हुई, उसके बाद पंजाब से भी सिख संगत को बुलाया गया और ये ऐलान किया गया कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को गुरुद्वारे के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ वहां से निकली और जीटी रोड पहुंच गई। इसके बाद भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कई राउंड बातचीत की, लेकिन लोग इस बात पर अड़ गए कि गिरफ्तार लोगों को रिहा करके उनके ऊपर दर्ज मामले वापस लिए जाएं और हाईवे पर बवाल शुरू हो गया। पुलिस का कहना है कि भीड़ की आड़ में अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने में जुट गए। पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनकी पहचान करके सख्त कार्रवाई होगी। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का 21वें दिन भी प्रोटेस्ट जारी है। आंदोलनकारी छात्र अपनी 2 मांगों को लेकर अभी भी धरने पर हैं। उनकी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराई जाए और जेपीएससी के साथ साथ सीजीएल की परीक्षा भी रद्द हो। इस बीच छात्र 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं और जिसे देखते हुए सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास जाने वाले रास्ते पर कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की गई है। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस विवाद का समाधान करें, लेकिन अभी तक सरकार से अगले राउंड की बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का 21वें दिन भी प्रोटेस्ट जारी है। जेपीएससी जेएसएस रिफॉर्म्स मंच के बैनर तले अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की है कि वो इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान निकालें। सरकार से यह भी अपील करता हूं कि छात्रों के दर्द को, पीड़ा को समझें, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। माननीय मुख्यमंत्री, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारी समस्या का समाधान करें, जल्द से जल्द हमारी मांगों पर विचार करें, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, जो हमारी मांग है उस पर सुनिश्चित करें और जो कार्मिक है, जो गड़बड़ियां हुई हैं पूर्व में नियुक्तियों को लेकर के, वो चाहे जेपीएससी के माध्यम से हो या जेएसएससी के माध्यम से हो, कहीं न कहीं कार्मिक विभाग के प्रमुख होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो तत्काल प्रभाव से हमारी मांगों पर गौर करें। रांची में छात्र और सरकार के बीच अब सिर्फ 2 मांगों पर बात फंसी हुई है और अब इन्हीं 2 मांगों को लेकर ही छात्र वर्सेस सरकार का राउंड 2 शुरू हो सकता है। छात्रों की पहली मांग है कि जेपीएससी और जेएसएस परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच करवाई जाए।
और दूसरी जेपीएससी के साथ सीजीएल की परीक्षा रद्द हो। सरकार की तरफ से इन 2 मांगों पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि सरकार छात्र आंदोलन से डर जरूर गई है और यही वजह है कि अब आंदोलन की आग मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचती दिख रही है। पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास की सड़कों को छावनी बना दिया है। सीएम हाउस जाने वाले रास्ते पर बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो छात्र अब विधानसभा का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास पर हल्ला बोल सकते हैं। यहाँ से तकरीबन 100-200 मीटर की दूरी पर सीएम हेमंत सोरेन का आवास है और उससे पहले जाने वाली जो रोड है, इस रोड को पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। जो सिंगल रोड पर ही ट्रैफिक आ जा रहा है और इस तरीके के बैरिकेड जो हैं वो सीएम आवास के जो दोनों रूट हैं वहां पर लगा दिए गए हैं। साथ ही झारखंड सशस्त्र पुलिस जो है उसको यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में अगर छात्र हेमंत सोरेन के घर का घेराव करना चाहें तो वो घेराव ना कर सके। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। सीएम आवास के बाहर 10-10 फीट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। रांची में जगुआर और जैप के जवानों की तैनाती कर दी गई है। 10 अगस्त के विधानसभा घेराव के बाद सोरेन सरकार ने कदम उठाया है। हालांकि छात्रों का कहना है कि अभी मुख्यमंत्री आवास के घेराव का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। खबर फैल रही है सोशल मीडिया में कि 16 तारीख को जो है सो सीएम आवास का घेरावा हम लोग के द्वारा किया गया है। मैं इस बात का भी खंडन करता हूं, हम लोग के द्वारा ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया है। हम लोग के द्वारा जो भी कॉल किया जाएगा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा किया जाएगा और वही वैलिड होगा। और वो आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर सभी के सम्मति के तौर पर जो है सो मैं रविंद्र पासवान हूँ और दूसरा हमारे साथी पीयूष जी है। तो जो 16 तारीख को जो है भ्रमात्मक खबर फैल रही है वो उसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। हम लोग के तरफ से वैसा कुछ भी नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि वो दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। प्रदर्शनकारी छात्र रांची में 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने ऐलान किया है कि वो अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हम लोग का जो ये अनिश्चितकालीन धरना जो है सो चलता रहेगा। 15 अगस्त को जो है सो हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। आप तमाम मीडिया बंधु से, झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहूँगा कि भव्य तिरंगा यात्रा में जो है सो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। वो तिरंगा यात्रा जो है सो हम लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम को दिखाएंगे, राष्ट्रवाद की भावना को दिखाएंगे। दूसरी तरफ 10 अगस्त को छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान हुए हंगामे और बवाल पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। झारखंड पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। विधानसभा थाना में बीएनएस की गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में हमला करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि एफआईआर में छात्रों का नाम नहीं है। पुलिस वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और अब खबर कानपुर से है, जहां की कल्याणपुर से एक दिल दहला देने वाले सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक कार चालक ने न सिर्फ एक बच्चे को अब पहले अपनी कार से कुचल दिया, बल्कि उसे करीब 30 फीट तक घसीटता भी चला गया। बच्चा गली में साइकिल चला रहा था, तभी सामने से कार आ गई। बच्चे ने कार के सामने हाथ दिखाकर रोकने का इशारा भी किया, लेकिन कार के ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी और फिर उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। कार के पहिए में फंसने की वजह से बच्चा काफी दूर तक खिसकता चला गया। घटना में बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बच्चे के पिता की शिकायत पर अब पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अब देश भर में मानसून एक बार फिर से विकराल रूप ले चुका है। मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ बारिश से परेशान लोग हैं, तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड मुसीबत बन गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं श्रीनगर लेह हाईवे की, जहां गुरुवार को लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ों से हजारों टन मलबा नीचे आया और एक हाईवे का हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। मौके पर प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को तैनात किया गया और एहतियात के तौर पर श्रीनगर लेह हाईवे को ट्रैफिक के लिए रोक भी दिया गया। वहीं बीआरओ की टीम जल्द से जल्द अब मलबा हटाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेह श्रीनगर हाईवे की है, जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से एक हिस्से में बड़ी तादाद में ऊपरी इलाकों से पानी और मलबा आ गया, जिसके चलते ये हाईवे ब्लॉक हो गया। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से ट्रैफिक को यहाँ रोका गया है।
दूसरी तरफ बीआरओ की टीम यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस मलबे को हटाया जाए ताकि एक बार फिर से ट्रैफिक शुरू की जा सके। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवा इलाके में अचानक मूसलाधार बारिश होने से भद्रवा के कई हिस्सों में फ्लैश फ्लड जैसे हालात पैदा हो गए। शहर की कई सड़क दरिया में बदल गई। सड़क पर सैलाब का बहाव इतना तेज था कि जो भी उसके सामने आया वो उसे बहा कर ले गया। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग किस कदर परेशान हैं, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। जो सड़कें आपको दिख रही हैं ये दरिया में तब्दील हो गई हैं और लोग एक दूसरे की जान बचाते हुए और खुद की जान बचाते हुए वहां से शिफ्ट होते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश किस कदर आफत बनकर सामने आई है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। अगली खबर भी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से है, जहां पर बादल फटने की घटना हुई है। सोनमर्ग के रंगामोड़ इलाके में बादल फटने की घटना के बाद भारी मात्रा में पानी के साथ मलबा नीचे आ गया, जिससे नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। मलबे की चपेट में कई घर आने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। सोनमर्ग से होते हुए आगे जोजिला पास जाया जाता है और ये श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले अहम मार्ग के बीच पड़ने वाला एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन का स्थल है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नदी का जो पानी है वो मलबे से भर गया है और बड़ी तादाद में इसमें गाद, मलबा और पहाड़ों से यहाँ तक कि पेड़ों के टुकड़े सब तमाम चीज़ें नीचे की ओर आ रहे हैं और इसके चलते कई मकानों के ऊपर खतरा बन गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हल्द्वानी में ग्राउंड के शुद्धिकरण का मामला अब सियासी रंग ले रहा है। कांग्रेस ने इसे दलितों के अपमान से जोड़ा तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसकी जांच करवाने की बात कही। साथ ही ये भी कह दिया है कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के हल्द्वानी में रैली थी और उस रैली के बाद कुछ कथित हिंदू संगठन के लोगों ने वहां शुद्धिकरण यज्ञ किया। खड़गे ने इसे दलितों का अपमान करार देते हुए राज्यसभा में मामला उठाया और बीजेपी पर दलितों के अपमान का आरोप लगा दिया है। हालांकि बीजेपी ने अपना रुख साफ करते हुए ये कह दिया है कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं है। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी कर, जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। और कांग्रेस इस मामले को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा और उत्तराखंड में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने भी आरोप लगाया कि शुद्धिकरण का सारा तामझाम बीजेपी ने करवाया है। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कुछ लोगों ने इस्लामिक नारे लगाए थे।
इससे लोगों में नाराजगी थी, इसलिए रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया है और यज्ञ करने वाले भी दलित समाज से थे, इसलिए इसे जातिवादी रंग देने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी ने तो पीएम से माफी की मांग कर दी है। ये इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की सभा थी, मीटिंग थी, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा गलत नारे लगाए गए, उसका वहाँ आक्रोश था। और रामलीला का मैदान था, इसलिए वहाँ की स्थानीय रामलीला कमेटी ने उस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया। उसको राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पर जो यज्ञ हवन करना उनमें आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग थे, इसलिए इस प्रकार का विषय बनता नहीं। कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं था, प्रदेश होने रहता। मैं दावे से कह सकता हूँ एक भी कार्यकर्ता बीजेपी है कि किसी का भी अपमान उचित नहीं है, लेकिन वहाँ पर जिस प्रकार नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे, पता नहीं कौन से नारे ढंग के लगे गए। और रामलीला का मैदान था, थोड़ा सा वहाँ के जो स्थानीय रामलीला कमेटी के लोग थे उन्होंने उसमें आक्रोश व्यक्त किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को यह ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। समय पर कल आज लगातार ये बातें जारी हैं कि हम वहां इसका विरोध करेंगे। उस मंच में एक ऐसे व्यक्ति को स्थान देना जो भारत के अन्य क्षेत्रों में जाकर के हिंदुओं की तुलना सांप से करता है, मुस्लिम समुदाय से उनको मारने का, उनका वध करने का की अपील करता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे स्थान देना हिंदू भावनाओं को आहत करता है। इनके कार्यक्रम के बाद उस स्थान की शुचिता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। शराब की बोतलें वहां पे मिली हैं, बॉटल्स में टॉयलेट वहां पे किया, जो हमने अपने आप हटाया है, खुद वहां साफ करा है। इन सारी विषयों को लेकर के शुद्धिकरण जो है वो यज्ञ किया गया। फिर उस स्थान पे मुसलमानों आए, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, परंतु उस मंच का उपयोग करके नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाना, हम उस चीज का विरोध करते थे। और इसीलिए उस कार्यक्रम स्थान पे जहाँ पे हमने शुद्धि यज्ञ किया वो शुद्धि हवन हुआ। और अब खबर बिहार के बांकीपुर से हैं, जहां उपचुनाव जीतने के बाद जनसुराज के संस्थापक पहली बार पहुंचे थे, तो बांकीपुर के लोगों ने उन्हें लड्डुओं से तोल दिया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि वो अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए कोई अगर पैसे मांगे तो उन्हें इसकी जानकारी दे। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी का सीएम की कुर्सी से हटना तय है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव की वजह से थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन उनका हटना तय है। आपने जिस आशा अपेक्षा से वोट दिया है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी को हटना पड़ेगा, कोई बेहतर आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जितना दिन सम्राट चौधरी बने हुए हैं, यूपी के चुनाव के वजह से बने रहे या किसी दूसरे राजनीतिक वजह से, उतना दिन भी सम्राट चौधरी बहुत गलती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों का दबाव इतना है। लोगों ने देख लिया है कि भैया अगर ये इनकाउंटर कराओगे, गरीब आदमी के झोपड़े पर बुलडोजर चलाओगे, लोगों का राशन कार्ड से नाम काटोगे, तो जनता तुमको हरा भी सकती है। ये काम आपने कर दिया, अब 4 बरस हमको आपका काम करना है। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार को नौकरी और मुआवजा देने को लेकर भी सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवार को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अब जिन लोगों ने गोली चलाई, जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लोकतंत्र जिंदा हो रहा है और लोगों को देखने समझने की जरूरत है कि एक बांकीपुर की हार ने सिर्फ भरत तिवारी के परिवार के साथ न्याय की शुरुआत नहीं कराई है। इनकाउंटर की बात ही बंद हो गई। जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर मारो, हाफ इनकाउंटर करो, फुल इनकाउंटर करो। अब सम्राट चौधरी का हिम्मत नहीं है कि बोलकर दिखाए। अगर है हिम्मत तो बोलकर दिखाइए कि जाति को देखकर गोली मारिए। ये बांकीपुर के चुनाव परिणाम का असर है। जहां तक रह गई भरत तिवारी की बात, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये परिवार को नौकरी देना, पैसा देना, वो ठीक है, उनका हक सरकार ने किया है, लेकिन इससे न्याय नहीं होगा। न्याय का मतलब ये है कि जिन लोगों ने गोली चलाई और जिन लोगों ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए। किसी के बच्चे की
मौत की कीमत एक सरकारी नौकरी और चंद रुपए नहीं है। और परीक्षा के धांधली पर छात्रों के आंदोलन का सामना कर रहे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने माइनिंग बिल पर ऐतराज जताते हुए इसके खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर दोबारा विचार करने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने एक चिट्ठी राहुल गांधी को भी लिखी है, जिसमें इस बिल के जरिए झारखंड के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्र सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए लिखा है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरा देश देखेगा। हेमंत ने सवाल उठाया कि खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी। इस मामले को लेकर सीएम सोरेन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और केंद्र के इस बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले विचार करने की अपील की। यह बिल गुरुवार को ही संसद से पास किया गया है। और हेमंत सोरेन से केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा, यह काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है। यह उनके विकास और भविष्य पर बहुत बुरा कुठाराघात है। झारखंड ये सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा। झारखंड में करोड़ों लोगों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है। अगर केंद्र सरकार ने यह काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक शहर में इसका बड़ा विरोध किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि हेमंत सोरेन को एक माइनिंग बिल से ऐतराज है। हेमंत सोरेन का यह तर्क है कि जब जमीन और खनिज झारखंड के हैं तो फैसले दिल्ली क्यों ले। माइनिंग पर स्टेट टैक्स सीमित करने से राज्य की आय प्रभावित होगी और राज्य की आय कम होने से शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट प्रभावित होगा। खनिज भूमि पर टैक्स का राज्यों का संवैधानिक अधिकार है। और अब खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। दरअसल त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिलावटखोर गैंग एक्टिव हो गया है। बाजारों में धड़ल्ले से नकली दूध, पनीर, खोया बिक रहा है। हालांकि खाद्य विभाग की टीमें लगातार छापेमारी भी कर रही है। भारी मात्रा में मिलावटी और नकली खाने की चीजें पकड़ी जा रही हैं। यूपी के मथुरा में टीम ने जहां 1800 किलो नकली पनीर दूध नष्ट कराया, तो गाजियाबाद में भी रेड के दौरान नकली पनीर और जहरीला खोया नष्ट करवाया गया। उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में फूड डिपार्टमेंट की रेड जारी है और लोगों से अलर्ट रहने की भी अपील की जा रही है। कहीं 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध नष्ट कराया गया, कहीं 500 किलो से ज्यादा नकली पनीर नष्ट कराई गई, कहीं 92 किलो जहरीला खोया नष्ट करवाया गया, तो कहीं 42 लाख की एनालॉग चीज नष्ट कराई गई। त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। जो ना खाने की चीजों में मिलावट करने से बाज आ रहे हैं और ना पीने की, यानी कुल मिलाकर मिलावटखोर आपकी सेहत से पूरी तरह खिलवाड़ करने पर तुले हैं। ये वो दूध और पनीर है जो अगर आपकी थाली और गिलास तक पहुंच जाता तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाते। लेकिन इससे पहले ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सारा मिलावटी माल पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने कुल 8 जगहों पर छापेमारी की और 26 सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए। जांच के दौरान टीम ने करीब 1800 किलो मिलावटी पनीर और दूध को नष्ट कराया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,62,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा 255 किलो अन्य खाद्य पदार्थों को भी सीज किया गया है, जिनकी कीमत करीब 59,000 रुपए है। वहीं टीम के एक्शन से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के दौरान कोसीकला स्थित राधा रानी मिल्क प्रोडक्ट पर भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जहां खाद्य पदार्थों में केमिकल इस्तेमाल किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मथुरा के अलावा गाजियाबाद में भी मिलावटखोरों की शामत आई हुई है।
चलो आप मेरे को बताओ कितनी गोट क्यूब दी आपको, क्या नाम लो? भोजपुर थाना क्षेत्र में टीम ने नकली पनीर और खोया बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अधिकारियों ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा, जहां मौके से हानिकारक केमिकल, वनस्पति, पामोलिन ऑयल और डिटर्जेंट से तैयार दूध क्रीम बरामद हुए, जिसका इस्तेमाल नकली पनीर और खोया बनाने में किया जा रहा था। टीम ने मौके से करीब 559 किलो से ज्यादा नकली पनीर और 92 किलो जहरीला खोया नष्ट कराया है। रिफाइंड ऑयल, मिल्क पाउडर और केमिकल जब्त किए गए हैं। साथ ही जांच के लिए 20 नमूने लिए गए हैं और मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर बैन होने के बाद शहर शहर छापेमारी हो रही है। इंदौर से लेकर भोपाल तक कई क्विंटल संदिग्ध एनालॉग पनीर पकड़ा जा चुका है, तो 275 किलो संदिग्ध पनीर भी जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। भोपाल में कोलार स्थित जैन डेयरी, न्यू कृष्णा डेयरी और नेशनल डेयरी में छापा मारा, जहां पनीर की क्वालिटी पर शक होने पर उसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया और सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए। नेशनल डेयरी की है जहां इस वक्त पूरा जो खाद्य विभाग है वहां पर पहुंचा है और लाइव रेड्स लगातार संचालित कर रहा है। आदेश जारी हुए हैं खाद्य एवं सुरक्षा विभाग से, जिसके बाद तमाम ऐसा पनीर जो सिंथेटिक है, जो एनालॉग जिसे कहा जाता है, उस पर रेड की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये पनीर यहाँ से जब्त हुआ है, एनालॉग तकरीबन। सर ये कितने किलो करीबन है? अभी हम कल रात्रि काल से 275 किलो पनीर को जब तक कर चुके हैं, जिसके एनालॉग होने की संभावना है। लैब रिपोर्ट में जानकारी लगेगी। अभी हम नेशनल डेयरी पर हैं। आयुक्त महोदय के जैसे आदेश मिले, हम लोग रेगुलर जांच कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी एनालॉग पनीर पर बैन है। वहां भी फूड एंड ड्रग्स विभाग की टीमें लगातार रेड कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक फूड एंड ड्रग्स विभाग को 24 दिनों में 121 ऑनलाइन शिकायतें मिली हैं। पिछले 4 महीनों में 178 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। नागपुर में पिछले 2 दिनों में फूड एंड ड्रग्स विभाग ने बड़े पैमाने पर एनालॉग पनीर और मिलावटी दही जब्त कर नष्ट किया है। नागपुर की 2 डेयरी पर कार्रवाई करते हुए करीब 42 लाख रुपए की एनालॉग चीज और 11,563 किलो दही नष्ट कराई गई है। अहमदाबाद आरटीओ में एआई यानी कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक शुरू होने से पूरी प्रक्रिया ये पारदर्शी और मानव रहित और अत्यधिक सटीक हो गई है। सख्ती और बारीकी से निगरानी के कारण विशेषकर 4 पहिया चालकों के फेल होने का प्रतिशत काफी बढ़ गया है। अधिकांश लोग रिवर्स पार्किंग, एस शेप ड्राइविंग और चढ़ाई वाले ट्रैक पर असफल हो रहे हैं। रोजाना ड्राइविंग टेस्ट देने वाले पहले 50% के मुकाबले 85% 4 व्हीलर ड्राइवर और 60% के मुकाबले 90% 2 व्हीलर ड्राइवर अब फेल हो रहे हैं। ट्रैक पर लगे कैमरे और सेंसर 1 इंच की गलती या फिर 1 सेकंड की चूक को भी तुरंत रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। और यही वजह है कि जो 2 व्हीलर के राइडर्स हैं या फिर 4 व्हीलर के ड्राइवर्स हैं, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच की भी चूक को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। टेस्ट का पहले स्टेज में आप देखिए कि वीडियो जो है ड्राइवर की स्कैनिंग होती है, फिर उसे आकर के यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठना होता है। जैसे अभी ये रिक्शा जो है ये टेस्ट के लिए तैयार है। इसे जा कर के पहले यहाँ पे रिवर्स एस लेना होता है, और जितना टाइम ये बातें करने में बर्बाद करेंगे उतना इनका आगे टाइम इलैप्स जो है वो होता जाएगा, और उस वजह से ये टेस्ट फेल भी कर सकते हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑटोमाइज्ड हो चुकी हैं। और इसी वजह से जो है ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ ये टेस्ट देना होता है। यहाँ आप देखिए वो रिक्शा गई और अब उसे रिवर्स टेस्ट यहाँ पे रिवर्स एस बनाना होगा। रिवर्स टेस्ट में रिवर्स लेना भी अपने आप में एक बड़ी स्किल होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये जो येलो लाइन बनी हुई है ये हमें यहाँ
बाहर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये येलो लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस हैं। और यहाँ ऊपर आप देखिए, ये सारे मोशन, ये कैमरास लगे हुए हैं, पूरा देखिए कैमरास का एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है। ये जो कैमरास हैं ये मोशन डिटेक्ट करते हैं। ये जो मूवमेंट यहाँ पे अभी हो रहा है, यहाँ आप देखिए ये रिक्शा जो ये मूव करती हुई जा रही है, मैं हाथ भी इस येलो लाइन के ऊपर नहीं ले जा सकता। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज देश को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन शाम 7 बजे होगा। ये प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दरअसल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संबोधन राष्ट्र के नाम संदेश की परंपरा का हिस्सा है, जो हर साल होता है। राष्ट्रपति अपने संबोधन में देश की विकास यात्रा, लोकतांत्रिक मूल्यों, समाज में लोगों की भागीदारी, विकसित भारत के लक्ष्य जैसे विषयों पर अपनी बात रखती हैं। वहीं इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का खास महत्व है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर रेप और मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया है। दरअसल निर्मल घोष पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कराया ताकि सबूत को मिटाया जा सके। पुलिस ने निर्मल घोष को ओडिशा से पकड़ा है। आज उन्हें बैरकपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में 9 अगस्त को नई एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये एक्शन हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। वहां से सीधे हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद संत रामदास को श्रद्धांजलि देंगे। फिर राम मंदिर परिसर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद संत रविदास मंदिर के महंत को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास सीएम योगी रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पुष्पांजलि देंगे और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अतीक अहमद के परिवार और उनके समर्थकों की दबंगई पर यूपी पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अतीक के बड़े बेटे मोहम्मद उमर के काफिले में शामिल 2 लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। ये कार्रवाई प्रतापगढ़ जिले की हथीगवा पुलिस ने की है। दरअसल पुलिस ने ये कदम उमर के समर्थकों की ओर से टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने, टोल टैक्स न देने और कर्मचारियों की जान लेने की कोशिश करने के आरोप में उठाया। उमर के समर्थकों ने ये गुंडागर्दी तब की जब उमर अपने छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने प्रयागराज जा रहा था। झारखंड के धनबाद में कोयले के काले कारोबार पर ईडी का एक्शन जारी है। चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह और उनके करीबी लोगों पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी ने एलबी सिंह, उनकी पत्नी आरती सिंह और अन्य रिश्तेदारों समेत 5 लोगों को समन जारी किया है। एजेंसी ने इन सभी को इस महीने अलग अलग तारीखों पर पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी ने 28 जुलाई को धनबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें एलबी सिंह और अनिल गोयल जैसे कारोबारी रडार पर आए थे।